दोस्तों आज बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे। आए दिन ये शिकायतें आपने देखा होगा दोस्तों कि दहेज केस के मैटर में हमेशा लड़की की तरफ से आप पे एक एलिगेशन ये होता है कि हमने शादी में 30 से 40 लाख रुपए खर्च किया, 20 से 25 लाख रुपए किया, 10 से 15 लाख रुपए खर्च किया। लेकिन दोस्तों क्या ये वाकई सच में होता है? कहीं पर लड़की ये कहते हैं कि हमने शादी में 1 रुपया भी नहीं लिया है और हमारे ससुराल वाले बता रहे कि हमने 30 से 40, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह की जो राशि है वो अमाउंट एफआईआर में दर्ज कराए हैं। तो दोस्तों आज अगर आपके एफआईआर में इस तरह की कोई चीज़ लिखी हुई है, इस तरह का कोई बयान दिया गया आपकी वाइफ की, आपके ससुराल की तरफ से, तो आज इनका पूरा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आज की डेट पे प्रेजेंट टाइम में आपको सबको पता होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रूल चल रहा है वो 5 लाख तक आप टैक्स नहीं पे कर सकते हो। लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा आपके पास पैसा या अर्निंग कमाते हो आप लोग, तो उसको टैक्स पे करना होता है दोस्तों। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि मान लीजिए कि आपके ससुराल में, जैसे आपके ससुर की नौकरी है, प्राइवेट सेक्टर में 10 या 15 हज़ार कमाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में 20 या 25 हज़ार, 30 हज़ार, जितना भी कमा रहे हैं। अब उसके अनुसार अगर वो उससे कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें बता रहा है, पुलिस एफआईआर में बता रहा है, या कोर्ट में एफिडेविट में चीज़ बता रहा है, या फिर पुलिस चार्जशीट के बयान में ये चीज़ बताई गई है कि 20 से 25 लाख रुपए हमने शादी में खर्च किया, 30 से 40 लाख रुपए हम खर्च किया। तो ये सब सिचुएशन में दोस्तों आपको क्या करना है कि मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है, आपको अच्छे से पता है ससुराल आपका है कि भाई आपके ससुराल जी या परिवार की जो सास, आपका ससुराल की इनकम है वो कितनी है। सबसे पहले तो ये नोट करिए आपकी क्या वाकई इनके पास इतना है। सेकंड पॉइंट आप ये नोट कीजिए कि या टैक्स पे करते हैं या नहीं करते हैं लोग। अगर ये 15 लाख या 20 लाख रुपए बता रहे हैं तो इन्होंने क्या टैक्स पे किया है या नहीं किया है इन चीज़ों का। तो आपको क्या करना है, जिस भी थाने एरिया में जैसे पुलिस एफआईआर आपके खिलाफ हुई है तो आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, पुलिस थाने का नाम लिखना है, एफआईआर का केस नंबर लिखना है और आपको भेज देना इनकम डिपार्टमेंट में। जी हाँ दोस्तों, आजकल तो इनकम डिपार्टमेंट वालों ने ऑनलाइन भी इसकी सेवा कंप्लेंट की ऑप्शन को ऑन कर दिया है। आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आपकी डिमांड होगी तो ऑनलाइन कैसे करते हो तो मैं एक उस पर भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि फर्स्ट में मान लीजिए अगर आपकी पुलिस एफआईआर हो रही है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जो पुलिस में अमाउंट में बताया गया है जितना कि 30-40 लाख रुपए, और जब आपको सच्चाई पता है कि मेरे को शादी में इतना दिया नहीं गया था, इतना लगाया भी नहीं गया था, तो उस सिचुएशन में आप एप्लीकेशन लिखाए कि इस पर्सन नाम का इस पर्सन ने पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज कराया है जिसमें इस तरह का ब्यौरा दे रहा है कि मैं 30 से 40 लाख रुपए किया, क्या ये इनकम टैक्स पे करता है, इससे जवाबदारी इसकी होगी। अगर दोस्तों इनकम टैक्स का उनको नोटिस आएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर उन्होंने इनकम टैक्स के नोटिस में ये रिप्लाई कर देता कि हमने झूठ लिखा है तो आपका केस यहीं पे क्लोज हो जाएगा पुलिस थाने पे ही। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की स्टेप को लेकर दोस्तों कि मान लीजिए पुलिस चार्जशीट बना देती है और उसमें भी यही तरह के बयान देते हैं, या फिर आपका कोर्ट में चला जाता है, एफिडेविट भी में वहाँ पे दी जाती है, एफिडेविट में भी ये बात लिखी जाती है कि हमने 30 से 40 लाख रुपए का ब्यूरो दिया। मैक्सिमम होता है क्या दोस्तों, हर किसी के पास ये चीज़ नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में क्या बताया जाता है, रिश्तेदारों से उधार लिया गया था, भाई बंधु से पुराना पैसा पड़ा था वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपके पास पुराना पैसा भी है तो भी उसका इनकम टैक्स को बताना जरूरी होता है दोस्तों। और आज की डेट पे सबको पता है कि अगर बैंक अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा या 10 लाख से ज़्यादा पेमेंट होता है तो खुद बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर देता है। या बड़ी ट्रांजेक्शन कोई होती है, मान लीजिए शादी के टाइम में कोई बड़ी ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं है तो फिर पैसा आया कहाँ से आया। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, इनको आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देना होता है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनसे जवाब मांगेगा, इन पे कार्रवाई करेगा, इनका क्लियर कट सामने आएगा। या तो दोनों तरफ से देखियो कि आगे गिरोगे खाए पीछे गिरोगी कुआ, एक वाला डायलॉग आ जाएगा। इनकम टैक्स में अगर ये कहते हैं कि साहब हमारा पैसा खुद का है, इतना हमने लगाया, तो इनको ब्यूरो देना पड़ेगा कि आपने इनकम टैक्स को छुपाया, इनकम टैक्स की चोरी की है। अगर ये कहते हैं कि हमने झूठ लिखाया तो फिर ये लगेगी 340 की। इनके एफिडेविट देने के बाद, इनके झूठे बयान हुए, झूठे एफिडेविट देने का भी इनको खुद को, मतलब अगर आपको दिमाग है, अच्छा नॉलेज है, तो आप खुद की जाल को खुद में ही फंसा सकते हो इनको कि भाई इन्होंने जो 30 लाख 40 लाख रुपए दिए हैं, आखिरकार इनका ब्यूरो क्या है, कहाँ से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, इनके पास क्या सबूत है कि इन्होंने 30 लाख 40 लाख दी है।
देखो कहने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, कहने से तो मैं कह दूंगा साहब 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, लेकिन आपने 1 करोड़ रुपए खर्च कहाँ से किया उसका ब्यूरो आपके पास होना चाहिए। पैसा इनकम कहाँ से, देखो आज की डेट में इंडिया में रह रहे हो तो आपको एक एक चीज़ का पता होता है जो पैसा कमाया जाता है। अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ का अच्छे से नॉलेज है कि मैं पैसा कहाँ से कमा रहा हूँ, कितना टैक्स में पे करता हूँ दोस्तों। तो यही सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है दोस्तों कि लड़की वालों ने अगर ये बात लिखी है उसमें ये बताई गई कि हमने 30 या 40 लाख रुपए खर्च किए, तो उनको उस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में बताना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उन्होंने इसका मतलब उसने कोई भ्रष्ट या घूसखोरी की है काम, या कोई भी कंपनी में ऐसा है जो 2 नंबर का धंधा करके आपने पैसा किया है और इनकम टैक्स की चोरी की है, तो उनको इनकम टैक्स को भी जवाब देना पड़ेगा। साथ में अगर उधर का जवाब सही या गलत, देखो इनकम टैक्स की जो जवाब, नोटिस की जवाब इनके पास आता है वही डिपेंड करता है इनका क्या रिप्लाई होता है। अगर ये रिप्लाई में ये दे देते हैं कि हमने झूठ बोला है, आरटीआई डाल के उसकी कॉपी आप निकाल सकते हो और अपने केस में यूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, भाई उसी प्रकार से आप ये स्टेप कब उठा सकते हो मैं आपको बताता हूँ। रजिस्टर एफआईआर होने के बाद किसी भी थाने में अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर हो गई, कंप्लेंट के बेस पे आप नहीं उठा सकते हो। अगर आपकी पुलिस एफआईआर हो चुकी है, पुलिस एफआईआर में ये चीज़ सब कुछ इंक्लूड की गई है कि मेरी वाइफ ससुराल वालों ने इतना 30 या 40 लाख रुपए शादी में खर्च किया, इतनों का दहेज बता रहे, इतनों की ये दहेज दान दहेज ये वाला वर्ड यूज किया जाता है हमेशा। तो आपको उस टाइम पे वो एफआईआर की कॉपी को वेरीफाइड कॉपी कोर्ट से निकालिए, उसके नंबर में एप्लीकेशन लिखिए, समक्ष न्यायालय लिखिए, समक्ष पुलिस स्टेशन लिखिए और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑनलाइनिंग भेज दीजिए। 7 दिन के बाद आरटीआई मांग के उसका जवाब मांग सकते हो, या प्रोसेसिंग ऑनलाइनिंग भी चेक कर सकते हो कि उसका करंट स्टेटस क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सब कुछ आप आज की डेट पे सब कुछ डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइनिंग ये पूरा प्रोसेसिंग आप कर सकते हो। मैक्सिमम जो आपको सपोर्ट मिलता है 50%, अगर आप एफआईआर बेस पे कहीं लोग नहीं कर पाते, लेकिन अगर चार्जशीट पेश होने के बाद करते हो या फिर एफिडेविट देने के बाद भी आप कर रहे हो तो 101% आपका केस आपकी फेवर में आएगा, अगर इस तरह की बातें लिखी गई है आपके केस में। दोस्तों आए दिन ये शिकायतें हर किसी की बात होती है, जब भी पर्सनल भी कोई बात करता है कि सर मैंने दहेज में एक पैसा भी नहीं लिया, मेरे ससुराले वाले पुलिस एफआईआर में ये चीज़ लिखाए हैं कि 30 लाख 40 लाख रुपए हमने शादी में खर्च किया, जबकि उसकी कैपेसिटी है ही नहीं इतनी। मैक्सिमम मैंने खुद भी एक प्रैक्टिकल जाता हूँ, मैं ग्राउंड रिपोर्ट भी इस चीज़ की इंक्वायरी भी करते हैं हम लोग, कहीं पर इस चीज़ को देखते भी है कि वाकई जो कैपेसिटी परिवार की नहीं होती उसे हैसियत से ज़्यादा, एक वर्ड आता ना आपने कि हैसियत से ज़्यादा किया गया, लेकिन उनकी वाकई रियल में इतनी हैसियत नहीं होती है जो 40 लाख 50 लाख की, और कहीं पर डिमांड की जाती है कि 50 लाख की दे दीजिए, आप 20 लाख दे दीजिए, 30 लाख दे दीजिए, तो आपको इनको इस तरह से फंसा सकते हो इनकम टैक्स के जरिए। जी हाँ दोस्तों, देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब भी आप शिकायत करते हो ना जरूर तुरंत एक्शन में आती है, ठीक है। और आपके आजकल तो ऑनलाइनिंग ऑप्शन हो चुका है, स्पेशल फैमिली केस वालों के लिए ऑन किया गया है मैक्सिमम, क्योंकि आज की डेट में जो शिकायतें जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जो नोटिस आते हैं बार बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इन लोगों को, तो ये लोग हैरान हो जाते हैं। कभी ज़िंदगी में कहीं ऐसे परिवार भी हमने देखे हैं जिन्होंने कभी टैक्स भरा ही नहीं है, और उनको पहली बार जब पुलिस एफआईआर कर रहे हैं, दहेज के केस कर रहे हैं, उस टाइम पर उनको पहली बार इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, तो आपको ये एक्शन लेना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखो आप गलत नहीं हो यार, भाई गलत नहीं हो ना आप, तो फिर पूरी तरह से एक्शन लीजिए। आप पूरी तरह से देखो, विपक्ष पार्टी आपको खुद को सजा दिलानी चाह रही है, तो फिर आपको पीछे क्यों रहना, अपनी तो सफाई, अपना तो बचाव करना ही है ना आपको। भाई वो पूरा प्रयास षड्यंत्र रच रही है, 30 लाख 40 लाख पे आपका एलिगेशन लगाई जा रही है, तो उस सिचुएशन में फिर आपको भी तो एक्टिव होना ही पड़ेगा ना, आपको भी तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी ना। तो दोस्तों अगर आपकी पुलिस एफआईआर में इस तरह की कोई 30 40 50 लाख की डिमांडें की, या इस तरह का खर्चा बताए जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए चार्जशीट में या एफिडेविट में सब चीज़ें बताई जा रही है, तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शिकायत करना। ऑनलाइनिंग कर सकते हो, स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हो, आरटीआई मांग के उसका जवाब भी मांग सकते हो। अगर ये गलत या सही उसका जवाब दे पा रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि हमने झूठ बोला, तो ये 340 सीआरपीसी में फंस जाएंगे। झूठे एफिडेविट या झूठे बयान या झूठे गवाही पेश करना, सब कुछ में इनके 193 के खिलाफ भी इनके कार्रवाई हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से आप प्रोसेसिंग के बेस पे इन लोगों को फंसा सकते हो दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि वीडियो मैंने पूरी प्रैक्टिकल और एक सिंपल भाषा में समझाया था कि अगर आपके ससुराल वाले कोई दहेज की इतनी बताए, दहेज दान इतना बताते हैं कि उनकी कैपेसिटी है ही नहीं उस लेवल की, और आप ये लांछन लगा रहे हैं कि हमने 30 या 40 लाख रुपए शादी में खर्च किया, तो आप इनकम टैक्स को इनका ब्यूरो मांगिए। इनकम टैक्स को इनको जवाब देना पड़ेगा, अगर इन्होंने इतना खर्च किया, पैसा कहाँ से लाया था, कहाँ से नहीं लाया था, ट्रांजेक्शन इनका उस टाइम पे हुआ है या नहीं हुआ है, क्या ऑनलाइन ही मंगाए थे या केस में लिए थे, किससे लिए थे, अगर जिससे लिए थे तो उसको भी जवाब देना पड़ेगा। नोटिस सबको सर्कुल हो जाएगा दोस्तों।
तो इस तरह से आप इन पे कार्रवाई करा सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में छोड़ दिए दोस्तों। सेकंड बात दोस्तों, अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इसी रिलेटेड लॉ से रिलेटेड सभी वीडियो आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ऑन पे जरूर नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि कॉमेंट में आप गलती से भी नंबर मत छोड़ा करो, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉडिंग बहुत होती है लोगों के साथ। यहाँ पे फालतू में कोई भी आता है, आपका कॉमेंट नंबर करता है, हंस की तरफ से बोलता है कि मैं हंस बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरी तरफ से कभी भी किसी को आगे से कॉल नहीं किया जाता। मेरा नंबर अब ऐसा स्क्रीन पे रहता है। स्क्रीन से नंबर लेके आप मुझसे अगर बात पर्सनल करना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर पाते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।